और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं 24 बड़ी खबरें। तो आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में समर सिंह ने आकांक्षा के साथ अफेयर होने से इनकार किया है और समर का कहना है कि वो आकांक्षा से सिर्फ काम के सिलसिले में ही बात किया करता था। आकांक्षा की करीबी वाराणसी और गोरखपुर के लड़कों से थी। अब पुलिस कॉल डिटेल के आधार पर उन दोनों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आकांक्षा की डेड बॉडी 26 मार्च को मिली थी। तब से लेकर के अब तक क्या क्या हुआ है, देखिए रिपोर्ट। आकांक्षा दुबे की मौत मिस्ट्री उलझती ही जा रही है। 26 मार्च को 27 साल की आकांक्षा दुबे की डेड बॉडी वाराणसी में होटल से मिली थी। पुलिस ने आकांक्षा की मां मधु दुबे की तहरीर पर भोजपुरी सिंगर समर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। समर को घटना के 12 दिन बाद गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। ये वो सवाल है जो पुलिस और आकांक्षा के परिवार के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। वहीं पुलिस की पूछताछ में समर सिंह का कहना है कि उस रात उसके और आकांक्षा के बीच सिर्फ 5 से 6 सेकंड ही बात हुई थी। शोर ज्यादा था, इसलिए बात नहीं हो पाई। समर का कहना है कि उन दोनों के बीच अफेयर नहीं था, बातचीत सिर्फ काम के सिलसिले में ही होती थी। समर का दावा है कि वाराणसी और मुंबई के 2 युवक आकांक्षा के ज्यादा करीब थे। पुलिस ने आकांक्षा, समर सिंह और संजय सिंह के मोबाइल कॉल डिटेल निकलवाई है, लेकिन इस बारे में अभी कुछ भी शेयर नहीं किया है। तो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 2 समुदायों के बीच बड़ा बवाल हुआ और जिसमें कि एक हिंदू युवक की हत्या हो गई। तनाव को देखते हुए गांव के कई जिलों में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही धारा 144 भी लागू कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के बिरपुर गांव में 2 बच्चों के मामूली विवाद में झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बवाल में एक युवक की मौत हो गई। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तलवार से 22 साल की युवक भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी। दरअसल शनिवार को 2 स्कूली छात्रों में साइकिल चलाते हुए कट मारने पर विवाद हुआ था। विवाद में मुस्लिम छात्र ने हिंदू छात्र का हाथ तोड़ दिया और इसी को लेकर दोनों समुदाय में मारपीट होने लगी। बवाल की जानकारी मिलते ही एसआई बीआर ठाकुर मौके पर पहुंचे तो भीड़ ने उन पर भी हमला कर दिया, साथ ही कुछ गाड़ियों में आग लगा दी। तनाव की जानकारी मिलने पर एसपी आई कल्याण और कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निजामुद्दीन खान, रशीद खान, मुख्तार खान, अकबर खान, अब्दुल खान, नवाब खान, अयूब खान, शफीक मोहम्मद, बशीर खान, जलील खान और जनाब खान को गिरफ्तार कर लिया है। 2024 से पहले सियासी दुश्मनी और दोस्ती का सिलसिला शुरू हो गया है। पाला बदलना रूठों को मनाने का दौर भी चल रहा है। ऐसे में साउथ से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो विपक्ष की बेचैनी को बढ़ाने वाली है। स्टालिन और मोदी जिस गर्मजोशी के साथ मिले उसे लेकर के सियासी चर्चाएं खूब हो रही है। रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु के दौरे पर स्टालिन और मोदी का गर्मजोशी से मिलना विपक्ष के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। मोदी के विरोध में 2024 में मोर्चा बनाने की तैयारी में जुटी ममता बनर्जी, केसीआर, अखिलेश यादव और कांग्रेस, हर कोई चाहता है कि स्टालिन उनके पाले में खड़े हो जाएं। लेकिन मोदी के साथ स्टालिन की ये गर्मजोशी एक अलग ही सियासी भाईचारे को दिखा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस, बीजेपी समेत तमाम क्षेत्रीय दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं। उत्तर भारत में मजबूत पकड़ रखने वाली बीजेपी की नजर दक्षिण पर है। दक्षिण में सियासी घमासान के बीच तमिलनाडु से शुक्रवार को आई तस्वीरों ने राज्य में नए समीकरण के कयासों को जन्म दे दिया। मौका था प्रधानमंत्री मोदी के तमिलनाडु दौरे का। इस दौरान एयरपोर्ट से लेकर स्टेशन तक पीएम मोदी और राज्य के सीएम एमके स्टालिन की करीबी और गर्मजोशी ने सबको हैरान कर दिया। राज्य में भले ही बीजेपी और डीएमके के बीच फिलहाल तलवारें खिंची हों, लेकिन ये तस्वीरें अलग ही कहानी बयां कर रही हैं। अब एक बार फिर साउथ में नई सियासी खिचड़ी पकती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है कि स्टालिन को साथ लाने में मोदी की अहम भूमिका हो सकती है। तो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को भारत ने करारा झटका दिया है। भारत ने जम्मू कश्मीर के G20 की बैठक तय कर दी है। दोनों ही देश भारत में G20 की मीटिंग के लिए अलग अलग शहरों में होने वाली बैठकों को लेकर के आपत्ति जताते रहे। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में G20 बैठक को लेकर के आपत्ति जताई थी। चीन और पाकिस्तान की आपत्ति को भारत ने दरकिनार कर दिया और अरुणाचल के साथ साथ श्रीनगर में मीटिंग कर साफ संदेश दिया कि किसी भी हालात में बैकफुट पर जाने के लिए भारत तैयार नहीं है। चीन और पाकिस्तान की चालबाजी जग जाहिर है।
दोनों देश दगाबाजी करने में माहिर हैं। दोनों देशों की मक्कारी के बारे में पूरी दुनिया जानती है। दोनों देश कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कहने के लिए चीन और पाकिस्तान भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन दोनों देश शांति से रहने की बजाय दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं। दोनों देश लगातार भारत के सामने चुनौतियां पेश कर रहे हैं। देश में जब से मोदी सरकार आई है, दोनों देशों को हर मौके पर करारा जवाब देती है और एक बार फिर से दिया है। भारत ने चीन और पाकिस्तान के विरोध को नजरअंदाज करते हुए श्रीनगर में G20 की बैठक फिक्स कर दी। पाकिस्तान और चीन नहीं चाहते थे कि टूरिज्म पर G20 की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग श्रीनगर में हो। पाकिस्तान ने तो इसके लिए सऊदी अरब, तुर्की और चीन तक से गोलबंदी करने की कोशिश की थी। चीन ने भी पाकिस्तान की मांग में हामी भरी थी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि बैठक श्रीनगर में ही होगी। भारतीय इरादे चीन और पाकिस्तान के लिए करारा झटका है। नियंत्रण रेखा यानी कि LOC पर एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक साजिश सामने आई है। पाकिस्तान बार बार दावे करता है कि उसकी जमीन पर आतंकियों को शरण नहीं दी जाती है, मगर पाकिस्तान की सीमा से भारतीय सीमा में आतंकियों की घुसपैठ का एक वीडियो सामने आया है। घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम करते हुए सेना ने एक आतंकी को ढेर किया और 2 को पकड़ लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना ने शनिवार और रविवार की रात आतंकी घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम किया। जम्मू संभाग के पुंछ सेक्टर में LOC पर जवानों को आतंकी गतिविधियों की भनक लगी, जिसके बाद जवानों ने मोर्चा संभाला और दहशतगर्दों को चुनौती दी। इस दौरान सेना की ओर से कई राउंड फायरिंग की गई। सेना ने एक दहशतगर्द घुसपैठियों को मार गिराया। यही नहीं, सेना ने 2 घुसपैठियों को पकड़ने में कामयाबी भी हासिल की। इसमें से एक आतंकी घायल अवस्था में मिला, जबकि तलाशी अभियान में एक आतंकी की लाश मिली। पकड़े गए आतंकियों के पास से कोई हथियार नहीं मिला है। हालांकि इलाके में अभी भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से घुसपैठ की लगातार कोशिशें देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर केंद्र सरकार लगातार चोट कर रही है। बावजूद इसके पाकिस्तान है कि मानता नहीं। अपने पाले पोसे दहशतगर्दों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। हालांकि वो हर बार अपनी चाल में पाकिस्तान नाकाम हो जाता है और एक बार फिर से नाकाम हुआ और साथ ही साथ बेनकाब भी हुआ। तो केरल की एक ट्रेन में आग लगाकर के 3 लोगों को जान से मारने का आरोपी शाहरुख सैफी के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की तफ्तीश कर रही जांच एजेंसी का शक आतंकी हमले की ओर गहराता जा रहा है। जांच एजेंसियों का मानना है कि ट्रेन पर हमला आतंकी साजिश है। ट्रेन मामले में तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। शुरू में हादसा लगने वाली ये वारदात, अब हर एंगल से इसकी जांच हो रही है। NIA और खुफिया ब्यूरो एजेंसी जांच में जुटी हुई है। केरल के कोझिकोड में चलती ट्रेन में आगजनी के पीछे आतंकी साजिश की बात अब सामने आ रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों को हमले के लक्ष्य के रूप में केरल और अलपुझा कन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस को चुनने के पीछे एक साजिश का संदेह है। एजेंसी के मुताबिक अगर शाहरुख अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता तो हमला विनाशकारी हो सकता था, क्योंकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के तेल टैंक नजदीक ही थे। यही नहीं, ट्रेन धू-धू कर जल जाती तो मुमकिन था कि गौधरा दोहराया जा सकता था। NIA की 4 सदस्यीय टीम कुछ दिन पहले घटनास्थल का दौरा करने पहुंची और घटना के बारे में पूछताछ की। जांच दल ने दावा किया कि संदिग्ध को ट्रेन के पूरे डिब्बे में आग लगानी थी और इसके लिए उसने 3 बोतल पेट्रोल अपने पास रखा था। हालांकि प्रशिक्षण की कमी के कारण योजना विफल हो गई। यूपी के कुंडा से विधायक पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की 28 साल पुरानी शादी टूटने की कगार पर है। अपनी पत्नी भानवी कुमार से अलग होने के लिए राजा भैया ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। ये रिपोर्टिंग। राजा भैया को सियासी मैदान पर कोई आज तक हरा नहीं पाया, लेकिन अपने ही घर की लड़ाई में राजा भैया कमजोर हो गए। दरअसल रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी कुमारी की शादी टूटने की कगार पर है। राजा भैया का कहना है कि उनकी पत्नी घर में झगड़ा करती हैं और उनकी वजह से ही परिवार में कलह है। भानवी कुमारी ने अक्षय प्रताप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि अक्षय प्रताप ने फर्जी साइन से उनके साथ धोखाधड़ी करके कंपनी के शेयर्स अपने नाम करवा लिए। भानवी कुमारी ने MLC अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ दिल्ली में CRPC की 420, 467, 468, 471, 109 और 120B के तहत मामला दर्ज कराया था। अब राजा भैया और भानवी कुमारी का मामला कोर्ट में है और माना जा रहा है
कि अब सुलह समझौते की गुंजाइश खत्म हो गई है। दोनों बहुत जल्द तलाक ले लेंगे। राजा भैया की अर्जी पर 10 अप्रैल सोमवार को सुबह 10 बजे दिल्ली पारिवारिक न्यायालय सुनवाई करेगा।